आज हम इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, क्लाइमैक्स एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर पार्ट 1। इस चैप्टर की खासियत क्या है? जहां एक तरफ ये चैप्टर यह बताएगा कि मुगल एम्पायर किन किन रीजंस की वजह से डिक्लाइन हुआ, वहीं यह भी बताएगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मुगल एम्पायर की जगह पर उसके डिसइंटीग्रेटिंग फेज़ के बाद कौन कौन सी रीजनल किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आई। हम बहुत सी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे जिसका फोकस औरंगज़ेब रहेगा, और हम औरंगज़ेब की पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में ही डिसइंटीग्रेशन को समझेंगे, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को समझेंगे और मॉडर्न इंडिया के नए उदय को भी अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में परिवर्तन आया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तौर पर। या आने वाले समय को हम नवयुगीन भारत कहते हैं, मॉडर्न इंडिया कहते हैं और मिडिवल इंडिया का अंत होगा। चलिए कुछ कंडीशंस और कुछ चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट यहाँ पर यह आ जाता है कि हम इस समय 1657 पे खड़े हैं, और इस डेट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी समय में परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी। 1657 से लेकर के लगभग 1659 तक एक लॉन्ग वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ेगी, जिसकी वजह से इन 2 से 3 सालों के डिस्टर्बिंग फेज़ ने मुग़ल एम्पायर को किसी लेवल पर वीक किया, जिसे स्ट्रेंथन करने की नीयत के साथ औरंगज़ेब ने बहुत सी पॉलिसीज़ लागू की, जिसके नेचर को समझने के लिए हमें इस पीरियड को समझना बहुत ज़रूरी है। औरंगज़ेब की इन पॉलिसियों को समझे बिना हम आगे यह नहीं समझ सकते कि वो जो रीजनल किंगडम्स हैं उन्होंने पूरी तरह से मॉडर्न इंडिया को कैसे प्रभावित किया, और इस फेज़ को भी समझे बिना ये नहीं समझ सकते कि यूरोपियंस को एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट बनाने का मौका कैसे मिला इंडियंस को। आई बात समझ में? तो इसको हम कह सकते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन पीरियड। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ कंसेप्ट समझने का प्रयास करिए कि भारत में जो पावर प्ले था वो किस तरह से डिफरेंट सेक्शंस के बीच में डिवाइडेड था। सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है इस पावर का, वो स्टेक होल्डर है खुद मुगल एम्पायर। यहाँ से आपको सारी कहानियाँ समझ आनी शुरू हो जाएंगी, और इसको समझे बिना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। मुगल एम्पायर, आप इसे या तो बादशाह कहते थे या बादशाह भी कहते थे, तो बादशाही थी या बादशाही थी, ये सबसे सुप्रीम है और पावर प्ले का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ये है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरे इम्पॉर्टेंट पर्सनल कौन हुआ करते थे, तो वो प्रिंसेस हुआ करते थे। जो प्रिंस हुआ करते थे उन्हें कहते हैं हम कि वो नेक्स्ट पावर प्ले के स्टेक होल्डर थे, जो बादशाह के बाद नेक्स्ट पोजीशन लेते हैं। इन्हीं के साइमल्टेनियसली एक सेक्शन और एग्जिस्ट कर रहा है जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसे हम कहा करते थे वज़ीर, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर कहलाता था। इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हुआ करती थी। सेकंड पर्सन हुआ करता था मिलिट्री हेड, जिसे हम कहा करते थे मीर बख्शी, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन हुआ करता था जो आर्टिलरी का हेड होता था, तो आर्टिलरी का हेड जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं मीर आतिश। ये इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके हेड ये पर्सनल हुआ करते थे, मीर बख्शी, मीर आतिश, वज़ीर, जो काफ़ी बड़े स्टेक होल्डर थे उस समय की पावर के। अब अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट एक सेक्शन कौन सा आता है, तो इन लोगों को भी आप उस चीज़ में काउंट कर सकते हैं। और अनदर बहुत बड़ा सेक्शन जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड करता था, जिन्हें हम कहते हैं नोबल्स। तो नोबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इन नोबल्स के अलावा जो दूसरा स्टेक होल्डर, नोबल्स के अंदर ही आप मनसबदार काउंट कर लेंगे। मनसबदार वो प्रोसेस था जिसके माध्यम से डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस को अकबर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन लेकर के आया था, और मनसबदारी होल्ड करने वाले उस सेक्शन को हम नोबिलिटी में काउंट करते हैं। दे वर एरिस्टोक्रेटिक पीपल, दे वर नोबल्स। इनके अलावा जो सेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो लगभग सेमी इंडिपेंडेंट रूलर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है राजपूताना के शासक। जो नोबिलिटी से एक लेवल ऊपर चले जाते हैं
लेकिन जो प्रिंस हैं और जो बादशाह हैं उससे एक लेवल नीचे है, ये कहीं ना कहीं इन बिटवीन है। नोबिलिटी से एक लेवल हायर, इन्हें आम मनसबदारों के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिले होते थे, जैसे वतन जागीर। वो वतन जागीर के तहत इनके सभी अधिकार एज इट इज़ इंटैक्ट रखे जाते थे। बस बात इतनी सी होती थी कि इनकी किंगडम में इनकी सॉवरेनिटी तो है, लेकिन सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द एम्पायर, मुगल एम्पायर। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। कई बार इनका रुतबा इतना भी ऊपर हो जाता था कि हम इसे एम्पायर और प्रिंस के कंपेरेटिवली भी रख देते थे। दे आर अ यूनिक क्लास। ये एक सेगमेंट है जो उस समय भारत में एग्जिस्ट कर रहा है, पावर में इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो अगर मैं आपको कहूँ सिंपली आपको डिमार्केशन करना है तो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर के वंशज शहजादे प्रिंस हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोबिलिटी, सेमी इंडिपेंडेंट रूलर्स जो मनसबदार भी हो सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं, उनके एडिटिव इन्हें कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए थे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कौन से सेगमेंट्स हैं जो पावर प्ले का इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर थे और उसकी हिस्सेदारी रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन में और ताकत में जिनका हिस्सा था, उनको समझने का प्रयास करते हैं। वहाँ से सारी कहानी आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हुआ करते थे जो कमर्शियल एंड ट्रेडिंग क्लासेस जिन्हें हम कहते हैं। ये जो कमर्स एंड ट्रेडिंग क्लासेस हुआ करती थी, ये दोनों ही कम्युनिटी, दोनों ही रिलीजन से बिलोंग करती थी। हिंदू, इसमें डोमिनेशन हिंदू की थी, एंड मुस्लिम्स। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये हिंदू और मुस्लिम कमर्शियल एंड ट्रेडिंग क्लासेस बड़े पैमाने पर फंड प्रोवाइड किया करती थी नोबिलिटी को और एरिस्टोक्रेसी को अपने काम आगे बढ़ाने के लिए। तो दे वर द फंड प्रोवाइडर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन कमर्शियल एंड ट्रेडिंग क्लासेस का बड़े लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन में इंडल्जेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लर्क्स, इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरीज और सिविल सर्विसेज के अलग अलग रोल्स में। ये इंटरवाइन हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग एग्जिस्ट कर रहा है कंट्री लेवल पर, जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, जो हेरिडिटरी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट एक पर्सन आ जाते हैं जमींदार और राजा, और सेकंड आ जाते हैं इनमें इम्पोर्टेंट पर्सन रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू कलेक्टर्स, जिसमें पटवारी आ जाएगा, कानूनगो आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। ये भी कहीं ना कहीं स्टेक होल्ड करते हैं पावर का। सभी के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और अब वो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तभी 1657 से 1659 का पीरियड क्लियर होगा। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की खासियत ये थी कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल तक तो काफ़ी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था, लेकिन उसके आगे जैसे ही आप फौजदार और लोकल परगना लेवल पर चले जाते हैं, वहाँ पर आपको लोकल ऑफिसर्स एंड हेरिडिटरी ऑफिसर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल मिल जाता था। यानी कि केंद्र के लेवल पर और सूबेदार के लेवल पर, सूबे के लेवल पर तो आपको सेंटर का कंट्रोल और रूल रेगुलेशन प्रॉपर नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप फौजदारी के लेवल पर, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर नीचे परगना सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और विलेज लेवल पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर लोकल एलिमेंट्स, हेरिडिटरी ऑफिसर्स नज़र आने शुरू हो जाते थे। इसकी वजह से होता क्या था? होता ये था कि ऑल इन ऑल तो जो सारा मेन सेंटर ऑफ पावर है वो मुगल एम्पायर है, लेकिन हमेशा से ही ये जो प्रिंसेस हैं इन्हें दो तरह के पोर्टफोलियोज देते जाते रहे थे। या तो ये जितने भी प्रिंस होते थे, दो तरह के मेन पोर्टफोलियो दिए जाते थे रूलर के रहते हुए ही। या तो ये किसी न किसी प्रोविंस को मैनेज करते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपीरियंस, और या फिर किसी न किसी मिलिट्री ब्रिगेड को या मिलिट्री कमांड को हेड किया करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन दोनों ही केसेस में ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो जाते थे एम्पायर के रहते हुए ही। ये काफ़ी बड़े पैमाने पर नोबिलिटी एंड मिलिट्री को अपने साथ जोड़ने में समर्थ थे, क्योंकि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का ताना बाना ही ऐसा था। सेकंड, अगर हम नोटिस करें उसके ऊपर, तो एक वर्ग हमने ये चर्चा किया कि नोबल्स यानी कि मनसबदार। ये नोबिलिटी और मनसबदारी कंसेप्ट कुछ ऐसा आता है, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि मनसबदार जो हुआ करता था, इसे एक तो बड़े पैमाने पर कॉन्टिंजेंट मेंटेन करनी होती थी,
यानी कि आपको सवार मेंटेन करने पड़ते हैं आर्मी, तो आर्मी को मेंटेन करने का एक मेन रोल उनको दिया हुआ था। और सेकंड इनकी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी यह भी हुआ करती थी कि इस कॉन्टेंजेंट को और अपनी सैलरी को सर्व करने के लिए इन्हें एक काफ़ी बड़ा लैंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट दिया होता था, जहाँ से ये अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करके अपना खर्चा, अपने बड़े पैमाने पर जो कॉन्टेंजेंट का खर्चा वो सारा निर्वहन करते थे। तो सैलरी के फॉर्म में इन्हें लैंड असाइन किया जाता था, जिसे हम लैंड ग्रांट कहते थे। तो वो जागीर थी, तो जागीरदार हुआ करते थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो गया मुगलों के समय में कि ये जो मनसबदार और जागीरदार मनसबदार और जिन्हें उनकी सैलरी का भुगतान करने के लिए, सपोज कीजिए इनकी तनख्वाह, एक जागीर मनसबदार की तनख्वाह है 1 लाख रुपया, तो उसे 1 लाख रुपया सैलरी कैश में ना देकर के उसे इतना एरिया दे दिया गया है, एलोकेट कर दिया गया है जहाँ से 1 लाख रुपया रेवेन्यू आता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अकबर की जो पॉलिसीज हुआ करती थी कि रिपीटेटिवली ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है एक कंटिन्यूअस इंटरवल्स में, वह ट्रांसफ़र्स को होल्ड कर दिया गया। जैसे ही हम जहांगीर के बाद शाहजहां, तो शाहजहां ऑनवर्ड्स ट्रांसफ़र्स काफ़ी हद तक रिवोक कर दिए गए, रोक दिए गए। ये लोकल लेवल पर कंसंट्रेट होने शुरू हो गए और उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, और ये लगभग एक अपनी जागीर के अंदर एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ही बिहेव करना शुरू हो चुके थे। आई बात समझ में? तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर खुद को असर्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट खासियत है। इसके अलावा मैंने बात की कि आपको बहुत सारे ऑफिसर्स नज़र आते हैं, जैसे वज़ीर हैं, मीर आतिश है, जैसे वज़ीर है, मीर आतिश है, मीर बख्शी है। इनके हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे। मीर बख्शी की बात करें तो मिलिट्री है, वज़ीर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है, मीर आतिश मैंने आर्टिलरी। बड़े पैमाने पर इनकी अर्निंग्स एंड सैलरीज हुआ करती थी। बड़े पैमाने पर इनकी कनेक्टिविटी है प्रोविंशियल, फौजदार यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और ऊपर रूलर के साथ। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक का रोल प्ले किया करते थे। इस वजह से इनकी नोबिलिटी में अच्छी पैंठ हुआ करती थी, राजा के दरबार में इनकी अच्छी पैंठ हुआ करती थी, लोकल ऑफिसर से अच्छी तरह से वाकफ होते थे, बहुत सारे सर्वेलेंस डिपार्टमेंट्स इनके अधीन हुआ करते थे, और सैलरी काफ़ी अधिक पैमाने पर इनको मिला करती थी। और कई बारी ये इस काम के साथ साथ इंपॉर्टेंट मनसबदारी और इंपॉर्टेंट नोबिलिटी की पोजीशन भी होल्ड करते थे। तो ये भी धीरे धीरे काफ़ी मजबूत होने शुरू हो गए। इसके बाद एक वर्ग आता है ज़मींदार और रेवेन्यू कलेक्टर। ये जो ज़मींदार हुआ करते थे, इनके द्वारा होने ये लगा कि ज़मींदार को भारत में हेरिडिटरी रेवेन्यू कलेक्शन की एक अथॉरिटी मिली हुई थी। ऐसा माना जाता था कि बहुत सारे ऐसे लैंड एग्जिस्ट किया करते थे किसी ज़माने में जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती। इन्होंने किसी ज़माने में उस लैंड को फर्टाइल किया, वहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और एक एग्रेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे वह एरिया एक विलेज में कन्वर्ट हुआ और वो विलेजेस आपस में जुड़ करके कल को एक बड़ा क्लस्टर बन गए। तो उस सारे इलाके से आज जो भी पैदावार होती है उसमें मुगलों का हिस्सा तो है, लेकिन उस रेवेन्यू पे कुछ जद्दी अधिकार यह जमींदार भी रखता है। तो वह अधिकार इसका बना रहा मुगलों के समय में, और इसे वह ज़मींदारी के नाम के तहत वह रेवेन्यू का हिस्सा मिलता ही रहा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अकबर ने फॉलो किया, जहांगीर ने फॉलो किया, शाहजहां ने फॉलो किया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब पैसे की कमी आनी शुरू हुई, फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ मुगल एम्पायर के ऊपर, इसकी वजह से एक चेंज ये इंड्यूस कर दिया गया कि ये जो ज़मींदार हैं इनके ऊपर काफ़ी बड़े पैमाने पर कंट्रोल्स लगाए गए। इनकी ज़मींदारी के हक़ को कहीं ना कहीं कर्टेल किया गया, कहीं कहीं पर ख़त्म ही कर दिया गया। इसकी वजह से इन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि बड़े पैमाने पर जो स्टेट की आमदन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा नोबल ले जाते हैं, मनसबदार ले जाते हैं, जिसकी वजह से इनके राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है, जिसको रीस्टोर करने के लिए इन्होंने कई बार उस समय में रिबेल किए हैं, रिवोल्ट किए हैं अगेंस्ट द नोबिलिटी और अगेंस्ट द स्टेट। तो ज़मींदारियों के विद्रोह देखने को मिलेंगे आपको। और ऐसा पाया गया है कि यह ज़मींदार जो है इसका विलेज लेवल पे इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। जो नॉर्मल पीजेंट हुआ करता था, वो पीजेंट की कंडीशन ये थी कि वो लगभग जितना पैदा करता है उसकी पैदावार के लगभग 60-70% के अराउंड सारी की सारी पैदावार उसकी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू ले ली जाती है, जिसके बाद उसके पास बहुत कम बचता है अपनी ज़रूरतों का निर्वहन करने के लिए और अपने आप को अपवर्ड मोबिलाइज करने के लिए, अपनी तरक्की के लिए। जिसकी वजह से यह माना गया कि यह किसान भी परेशान था इस लैक्सियस बिहेवियर से जो नोबिलिटी का था, उस ऑस्टेंटेशियस लाइफ के द्वारा जो रूरल जो इम्पीरियल एम्पायर के द्वारा जो की जा रही थी। तो अंततः यह भी ज़मींदार के साथ जुड़ता है इस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, इस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, जिसके खिलाफ ज़मींदार बगावत कर रहा है नोबिलिटी के विरुद्ध। तो ज़मींदार को एक मास सपोर्ट मिलता है पीजेंट का, फार्मर का। इसकी वजह से ज़मींदार भी पावर को कहीं ना कहीं यज़र्व करना चाहता है, खुद को असर्ट करना चाहता है। ये भी काफ़ी असर्टिंग हो रखा है इस टाइम पर। रेवेन्यू कलेक्टर,
रेवेन्यू कलेक्टर का सिस्टम ये हुआ करता था कि बड़े पैमाने पर ये रेवेन्यू कलेक्टर हेरिडिटरी हुआ करते थे और ये हिंदू हुआ करते थे। लेकिन एक समय औरंगज़ेब का ऐसा आता है जिस समय में जैसे जो पेशकर्स हैं, उसके बाद करोड़ीज़ हैं और पटवारी हैं, इनको रिप्लेस करने का प्रयास किया गया हिंदुओं की जगह मुसलमानों से। इसकी वजह से इन्हें भी लगा कि जो इनके हेरिडिटरी प्रिविलेजेस हुआ करते थे और ये जो जॉब्स हुआ करती थी उन्हें कर्टेल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह भी कहीं ना कहीं नदारत थे और यह भी उस नेक्सस का हिस्सा बनना चाहते थे, जैसे कि ज़मींदार विद्रोह, पीजेंट का समर्थक, जिसकी वजह से इनके अधिकार इन्हें रिस्टोर कराया जाए। तो ये भी एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रहे हैं मुगलिया नोबिलिटी और मुगलिया सल्तनत के ऊपर, मुगल दरबार के ऊपर। इस तरह का वह जो एक पावर है उसमें सबने अपना अपना एक रोल प्ले किया और आप ये मान सकते हैं कि 1657 से 1659 के बीच में सभी काफ़ी असर्टिव हो रखे हैं। हर किसी को पावर में मेजॉरिटी स्टेक चाहिए, मैक्सिमम स्टेक चाहिए, उसके बिना वो संतुष्ट नहीं है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? अकबर के पीरियड से लेकर के जैसे ही शाहजहां का पीरियड एंड हुआ, इस समय तक यानी कि 1560 ऑनवर्ड्स 1657 तक लगभग एक माहौल ऐसा बना रखा था इन 100 सालों के दौरान कि काफ़ी बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया। एरिस्टोक्रेसी काफ़ी रिच हुई, हाईली पेड हुआ करती थी, काफ़ी लग्जूरियस एटीट्यूड उनका हुआ और हाई लेवल पर उन्होंने अपनी जितनी भी प्रिविलेजेस उन्हें मिले हैं उनका अपनी सेल्फ इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काफ़ी बेनिफिट उठाया। तो कुल मिलाकर के प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स काफ़ी डीपली एंट्रेंच्ड हैं, जिनके कर्टेल और कम होने को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो बगावत के सुर का मुखर होना लाजमी है, बगावत होगी ही होगी। ऐसे में यह उसका साथ देंगे राज्य की इस व्यवस्था में जो भी इन्हें आश्वस्त कर दे कि मैं तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा और उल्टा और इंक्रीज करूंगा। इसकी वजह से मुगल दरबार इस समय अब इंट्रीग्स का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन जाएगा। जो होंगी तो सिर्फ जालसाजियाँ। जो नोबिलिटी किसी ज़माने में हाईली डिवोटेड होती थी, हाईली लॉयल होती थी, वह अब सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होगी। उसे उस धड़े का, उस कैंप का, उस ग्रुप का साथ देना है जो बड़े पैमाने पर उसे इन फ्यूचर में पावर में आने के बाद बेनिफिट दे सकता है। और इस चीज़ को फ्यूल इफ़ेक्ट का काम करेगा शाहजहाँ के बाद उसके 4 बेटों के बीच हो रहे वॉर ऑफ सक्सेसरशिप के युद्धों के द्वारा। वो आग में घी डालने का काम करेंगे और ये हर कोई अपने अपने बेनिफिट के पर्पस से अपने अपने आप को उस पावर प्ले में सेटल और फिट करने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से कैओटिक सिचुएशन क्रिएट होगी लगभग 50 ईयर्स के लिए। क्लियर? यहाँ से हम वॉर ऑफ सक्सेशन की कहानी शुरू करते हैं। उस वॉर ऑफ सक्सेशन के फेज को अंडरस्टैंड करते हैं। बिगिनिंग कुछ इस तरह से करते हैं जहाँ पर हम शाहजहाँ को सेंटर में रखते हैं। शाहजहाँ, देखिए जब 1657 का टाइम है, शाहजहाँ के साथ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाएंगी। एक तो ये बड़े पैमाने पर बीमार पड़ जाएंगे, यह पहली कंडीशन तो इल। और सेकंड एस्पेक्ट, उस समय में इनकी हाई लेवल पर तीमारदारी और केयर, पर्सनल केयर जो करेगा वो इनका एक बेटा करेगा जिसका नाम है दारा शिकोह। दारा शिकोह इन्हें हाई लेवल पर केयर करेगा। और कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? आगरा के किले में। इस किले का नाम याद रखना है, यहीं पे ये नज़रबंद हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ये कहानी है 1657 की। ऐसे में बड़े लेवल पर र्यूमर्स को फैलाया जा रहा है। र्यूमर्स ये फैले हैं कि एक तरह से शाहजहाँ तो मर चुका है, लेकिन दारा शिकोह अपने पर्पस सॉल्व करने के लिए यह ट्रुथ रिवेल नहीं होने देता, लोगों के सामने नहीं आने देता है कि शाहजहाँ मर चुका है। और उसने शाहजहाँ की बॉडी को कस्टडियन बना करके रखा हुआ है आगरा के किले में। ये 3 चीज़ें, ये 2 बातें फैलाई जा रही हैं 3 दूसरे बेटों के बीच में जो अलग अलग जगह पर खुद को सेटल करके बैठे हैं। वो बेटे कहाँ बैठे हुए हैं समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले शाहजहाँ का एक बेटा दारा शिकोह, तो मैंने आपको बता दिया उसके साथ ही है। दूसरा बेटा शाहजहाँ का, जिसे हम कहते हैं शाह शुजा, तो इसको आप शुजा के नाम से जानते हैं। और ये आपको मिलता है उस समय की सबसे रिच प्रोविंस बंगाल में। तो ये बंगाल के एरिया इसे दिया गया है, ये बंगाल का गवर्नर बन के बैठा है। दूसरा जो शाहजहाँ का बेटा है जिसे हम कहते हैं प्रिंस मुराद,
इसको इम्पोर्टेंट रिच टेरिटरी दी हुई है गुजरात की। शहजादे हैं तो सबसे स्ट्रेटजिकली एंड इकोनॉमिकली सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस ही मिलेगी अगर आप ध्यान दें। और तीसरा बेटा है औरंगजेब, जिसको उस समय में बहुत इम्पोर्टेंट एरिया दे रखा है जिसको हम कहते हैं डेक्कन। ये डेक्कन को कंट्रोल करने वाला यही पर्सन था शाहजहां की रीन के दौरान, और डेक्कन के रीजन में यही स्टैब्लिश है, यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटका का एरिया। ये तीनों अपनी अपनी टेरिटरी में रिस्पेक्टिवली बैठे हुए हैं, शाह शुजा बंगाल में, औरंगजेब डेक्कन में और मुराद गुजरात में। तो स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो 3 इंपॉर्टेंट एरियाज कवर कर रहे हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया इस तरह से, और डेक्कन पूरा कवर हो रहा है। इन तक र्यूमर्स बहुत हाई लेवल पर पहुंच रहे हैं कि दारा शिकोह के द्वारा कस्टडियन बना लिया गया है शाहजहां की बॉडी को और शाहजहां मर चुका है। इन र्यूमर्स के बीच में माहौल यह बन जाता है कि अचानक से शाहजहां ठीक होने लग जाता है, शाहजहां ठीक हो जाता है। और जब शाहजहां ठीक होने लग जाता है वो किसी तरह से खुद को चीज़ों को मैनेज करता है, सारे कंसेप्ट सेटल करता है, और उस टाइम पे वह यह डिक्लेयर कर देता है कि मेरा बेटा दारा ही आगे आने वाले समय में सक्सेसर बनेगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हमें 2 कंसेप्ट आने हैं। जब हम इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं तो हमारे सामने 2 चीज़ें निकल करके आती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में कोई क्लियर कट वॉर ऑफ सक्सेशन का कंसेप्ट नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर कट ईयर फॉर द सक्सेशन नहीं है, यानी कि कौन आगे गद्दी पर बैठेगा यह डिसाइडेड नहीं, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, इसमें नॉमिनेशन का कंसेप्ट इस्लामिक सोसाइटी में उस लेवल पर चलता नहीं। अगर आप बात करें तो सल्तनत पीरियड में इल्तुतमिश के द्वारा रज़िया सुल्ताना को गद्दी पर बैठाना था, उसका नॉमिनेशन दिया गया था, फिर भी बड़े पैमाने पर उलमा वर्ग इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा था कि एक लड़की होकर के उसे गद्दी पर बैठाया। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज़ इस्लामिक सिस्टम के अंदर आई हैं और उन्होंने ऐड कर दिया है, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मंगोल्स का, और उसके बाद यही कंसेप्ट फॉलो किया है तिमूरिड ने, जिसमें सभी बेटों के बीच में बराबर पार्टीशन ऑफ द टेरिटरी होता है। तो पार्टीशन ऑफ द टेरिटरी और ये पार्टीशन ऑफ टेरिटरी का कंसेप्ट भारत में मुगलों के द्वारा फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग फिजिबल नहीं है। इसकी वजह से आपका किंगडम जो है वो धराशायी हो जाएगा। अब इस्लामिक सोसाइटी पॉलिटिकल सिस्टम में 3 चीज़ें हैं। क्लियर कट कौन थ्रोन पे बैठेगा ये फॉर्मूला नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट, नॉमिनेशन वाले कंसेप्ट को उस लेवल पर लेजिटिमाइजेशन मिली नहीं हुई है। तीसरा कंसेप्ट, मंगोल और तिमूरिड की प्रैक्टिस की पार्टीशन ऑफ द टेरिटरी कर दी जाती है अपने सक्सेसर्स के बीच में, जिसे भारत में मुगलों ने अपनाया नहीं। तो क्लैरिटी नहीं है इस कंसेप्ट पे, जहाँ से आपको वॉर ऑफ सक्सेशन के कंसेप्ट नज़र आते हैं। ऐसे में अगर शाहजहां के द्वारा यह नॉमिनेट कर दिया जाता है कि दारा शिकोह को मैं अपना लेजिटिमेट हीयर मानता हूँ और यही आगे आने वाले समय में गद्दी बैठेगा, इसके लिए दारा शिकोह के फेवर में शाहजहां ने कुछ स्टेप्स अपनाए। सबसे पहला स्टेप ये था कि दारा शिकोह का जो सीट है वो बिल्कुल अपने बगल में लगवाई। ये सब कुछ आगरा में हो रहा, बिल्कुल अपने बगल में लगवाई। और दूसरा एस्पेक्ट, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे यह दारा शिकोह को दे दिए गए, और यह कहा गया कि जितने भी नोबल हैं ये पर्सनली दारा शिकोह को रिपोर्ट करेंगे और सभी डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग उसको बताएंगे, ताकि आने वाले समय में दारा शिकोह इन चीज़ों को कर पाए और नोबलिटी का समर्थन ले पाए। ये क्यों हो रहा है? शाहजहां दूरदर्शी था और वह यह समझ गया था कि मेरे हाईली एम्बिशियस बेटे वॉर ऑफ सक्सेशन की आग में इतनी मुश्किल से बनाए हुए मुग़ल साम्राज्य को झोंक देंगे, क्योंकि चारों के चारों काफ़ी एम्बिशियस हुआ करते थे। इन सब में से दारा शिकोह एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था जिसको औरंगज़ेब के द्वारा हेरेटिकल का स्टेटस मिला था कि यह अधर्मी है, क्योंकि वह लिबरल माइंडेड पर्सन था, सूफीज़म के इन्फ्लुएंस में था, और वह यह मानता था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म की जो बेसिस है वो कहीं ना कहीं यूनिफाइड ही है, विचारधारा एक ही दिशा में जाती है, कोई भेद नहीं। इन सारे कारणों से अगर हम उस समय में देखें तो शाहजहां के द्वारा यह देखा गया था कि हाई लेवल टॉलरेशन के कंसेप्ट पे भारत का साम्राज्य खड़ा हुआ। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को फिजिबली चलाने के लिए हमें बड़े पैमाने पर हिंदू कम्युनिटी के समर्थन की आवश्यकता है।
हिंदू कम्युनिटी के समर्थन हमें तभी मिलेगा अगर हम अपनी इसी तरह की सेकुलर एंड टॉलरेंट अप्रोच को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कोहेजन का एक आधार, जोड़ने का, मिक्सिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न दारा शिकोह बन सकता है। उसके मुताबिक उसे ऐसा लगता था कि दारा शिकोह की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा लोगों के बीच में है, वैसे ज़्यादा लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं और सभी भाइयों को एकजुट रखने का प्रयास भी यह करेगा। और दारा शिकोह ही था जो एम्बिशियस भी उस लेवल पर नहीं था, लेकिन वह यह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि औरंगज़ेब बहुत एम्बिशियस है और औरंगज़ेब एक बहुत ज़बरदस्त वॉरियर है, एक बहुत तगड़ा जर्नैल है, मिलिट्री पे होल्ड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने ओपन छोड़ दिया थ्रोन तो वॉर ऑफ सक्सेशन में र्यून होंगे सभी और उस लंबी दौड़ में मुग़ल साम्राज्य आहत होगा, बाद में चाहे गद्दी पे कोई भी बैठे। इसीलिए उसने यह प्रक्रिया अपनाई कि उसने नॉमिनेट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब जैसे ही ये नॉमिनेशन की खबर सुनी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन दे दी गई है, दारा शिकोह को यह खबर आती है, तीनों के तीनों दूसरे भाई, शुजा जो बंगाल में बैठा है, औरंगज़ेब जो डेक्कन में बैठा है और जो गुजरात में बैठा है मुराद, इनके अंदर एक डिस्कॉन्टेंट की फीलिंग आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे द्वारा प्ले किए जा रहे रोल को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि दारा शिकोह अपना ओवर केयर दिखा करके शाहजहाँ को अपने अंडर ले चुका है, जिसकी वजह से वो इस तरह के बेनिफिट्स ले पा रहा है। तीसरा एस्पेक्ट, वो यह मानते थे कि शाहजहाँ ने एक पार्टीजन एटीट्यूड दिखाया है और वो पार्शियलिटी कर रहा है दारा शिकोह के साथ, बाकी बच्चों को उनका जो ड्यू शेयर बनता है वो नहीं दे रहा है। यह सारी धारणाओं के बीच में एक कैओटिक कंडीशन है, जिसमें सबसे पहले इन तीन बेटों में से शाह शुजा खुद को डिक्लेयर कर देता है कि वो आगे आने वाला क्राउन प्रिंस है और वह इंडिपेंडेंट रूलर बनेगा भारत का, मुस्तकबिल वही। उसके बाद सेकंड नंबर मुराद का आता है और मुराद भी ये डिक्लेयर कर देता है कि क्राउन प्रिंस का दम वो रखता है, वो क्राउन प्रिंस बनेगा। औरंगज़ेब बहुत सियाना था, उसने यह दावा नहीं पेश किया कि वह क्राउन प्रिंस बनेगा, क्योंकि दारा शिकोह को सबसे बड़ा थ्रेट औरंगज़ेब से था और दारा शिकोह ये बात जानता था। लेकिन औरंगज़ेब ने ऑलवेज़ शाह शुजा और मुराद के इन दावों को ज़रूर यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया एक टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए कि मुगलिया सेना और मुगलिया भावी सम्राट के मन में और उसकी पॉलिसी में एक टर्बुलेंस तो ज़रूर आना चाहिए, जिसकी वजह से कैओटिक सिचुएशन होगी तब मैं अपना बेनिफिट लूँगा। क्योंकि वह यह जानता था कि शाहजहाँ को अगर थ्रेट है किसी से तो वो मुझसे है। अगर मैंने दावा पेश कर दिया, प्रेपरेशंस बहुत स्ट्रांग होंगी और शायद अभी मैं उस स्टेज में नहीं हूँ कि उन प्रेपरेशंस को ब्रेक कर पाऊँ, उस मिलिट्री कॉन्टिंजेंट से बैटल कर पाऊँ और मेरा नुकसान भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेटजिकली प्ले करना होगा, डिप्लोमेटिकली चलना होगा। मुझे यह जो लोग इस समय फ्लैग बेरर हैं अपनी दावेदारी के, इनमें से किसी एक धड़े को अपने साथ लेना होगा, खुद को मजबूत करना होगा, इनके साथ फैक्ट करने होंगे कि पावर में इनका शेयर बड़े पैमाने पर रहेगा और फिर खुद की स्ट्रेंथ को एक बार मोबिलाइज करूँ तो फिर मुझे सामने वाले के साथ यह इशू रिजॉल्व करना है। यह औरंगज़ेब का स्टैंड था। दारा शिकोह यहाँ पर दो चीज़ों से वीक पड़ गया बहुत हाई लेवल पर। पहली सबसे बड़ी बात कि दारा शिकोह के एंड पर उसका काउंसिल ही ये तय नहीं कर पा रहा था, उसके जो समर्थक हैं वो यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। उन्हें क्या दूसरे भाइयों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। एक वर्ग कहता था कि खोलना चाहिए, एक वर्ग कहता था कि नहीं खोलना चाहिए। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट, दारा शिकोह की खुद का पर्सनल इशू। दारा शिकोह उस लेवल पर जर्नैल नहीं था, उसमें युद्ध की कलाएं उस लेवल पर नहीं थी, कैपेबिलिटी इतनी नहीं आ जाती थी। और यह आपको बार बार देखेगा कि जिन इतनी इम्पोर्टेंट बैटल्स में उसे खुद जाना चाहिए था, उन बैटल्स में वो खुद नहीं गया है। चाहे वो धर्मात का युद्ध जो लड़ा गया मालवा में, चाहे फिर वो इम्पोर्टेंट युद्ध है सामूगढ़ का जो आगरा के ईस्टर्न रीजन पर लड़ा गया, दोनों ही बैटल में फेस हुआ है औरंगजेब को राजपूतों का चेहरा। तो कुल मिलाकर के वह खुद नहीं गया, तो भयभीत भी रहता है युद्ध से, घबराता भी रहता है। और तीसरी उसके सबसे बड़ी मिस्टेक, वो अपने ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ और पावर को मिसकैलकुलेट कर गया। वो यह मान के चला गया कि उसकी पोजीशन एज अ नॉमिनेटेड कैंडिडेट बाय द शाहजहाँ इज़ वेरी सिक्योर। उसे नेचुरली एक सपोर्ट नोबल का है, उसे नेचुरली एक अलायंस मिलेगा सेमी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस स्टेट्स का, जैसे राजपूत